कि बॉक्स ऑफ एफएक्स और ये इंटीजर होने चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये तो श्योर शॉर्ट हो गया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एफएक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर बॉक्स ऑफ एफएक्स, ये लिमिटिंग वैल्यू तो हमेशा इंटीजर ही आएगी जब भी आएगी, क्योंकि बॉक्स ऑफ एफएक्स की वैल्यू इंटीजर होगी। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू बराबर है, तो ये भी लिमिट क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। सही है। अच्छा, यस। फंक्शन कैसा है, नॉन कांस्टेंट है और कंटिन्यूअस है। तो नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस है तो या तो वहाँ पे मैक्सिमा ले रहा होगा या वहाँ पे क्या ले रहा होगा, मिनिमा ले रहा होगा, ठीक है ना। बोलिए। अच्छा, याद है जब आप एफ एक्स से बॉक्स ऑफ एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो क्या करते हैं भाई, हम यही तो करते थे, एफ एक्स वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइनें खींच देते थे और फिर उस रीजन के हिसाब से यहाँ पर लाइनें ड्रॉ कर लेते थे। याद आ रहा है कि नहीं सबको। यस। भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो इसका ऐसे ही करते हैं ना, या ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है सबको कि बोली। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, ये एफ एक्स का ग्राफ होगा तो दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स पे वैल्यू आएंगी, है कि नहीं। अच्छा, अब ए सपोज ये है, ये ग्राफ हुआ ए सपोज ये है, तो इसका मतलब ए पर जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो तो कोई ना कोई इंटीजर आ रही होगी। ए पर जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो ना कोई इंटीजर आ रही होगी, है ना। तो उसके नीचे अगर मैं कहूँ i-1 है और यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा होगा, तो जो उसके नीचे वाली वैल्यू है वो तो यहाँ ऐसे बनाएंगी। बट अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर वैल्यू उसके ऊपर आएंगी i+1, है कि नहीं। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब बॉक्स ऑफ एफ एक्स का ग्राफ ये रेड वाला होगा कि नहीं दोनों केसेस में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर ये मैक्सिमा वाला केस कंसीडर होगा तो दोनों की वैल्यू इंटीग्रल कभी बराबर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि इसकी इंटीग्रल वैल्यू आई आएगी और इसके बॉक्स की इंटीग्रल वैल्यू i-1 आएगी। बट अगर यहाँ मिनिमा बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा, तो बॉक्स की वैल्यू भी आई आएगी, समझ में आया, और इसकी भी मिनिमम वैल्यू उस केस में क्या आएगी, आई आएगी। इसका मतलब क्या होना चाहिए, मिनिमा होना चाहिए। क्या लॉजिक समझ गया सब लोग। यस। एग्जाम्पल वाइज ही अगर आप कंसीडर करोगे तो ऐसे समझ लो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3π/2 पर साइन एक्स देखो और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3π/2 पर ही बॉक्स ऑफ साइन एक्स देखो। सही है। और ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 पर साइन एक्स देखो और लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 पर बॉक्स ऑफ साइन एक्स देखो। ये दोनों बराबर नहीं होते, जबकि दोनों होते इंटीजर ही हैं, बट ये दोनों बराबर होते हैं और दोनों इंटीजर हो जाते हैं। उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि एक जगह मैक्सिमा बनता है और एक जगह क्या बन जाता है, मिनिमा। दिख रहा है कि नहीं भाई, ये 3π/2 की बात हो रही है और ये बात हो रही है किसकी, π/2 की। तो जब यहाँ ग्राफ बनाओगे तो ऐसे और ऐसे आएगा, समझ गए, और यहाँ ग्राफ बनाओगे तो ऐसे और ऐसे आ जाएगा। सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू दोनों बराबर आ गई। यहाँ पर क्या आई, एक वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी आई, π/2 पर लिमिटिंग वैल्यू दोनों तरफ से 0 और बॉक्स की वैल्यू कितनी आ जा रही है 1। तो इसका मतलब 0 इंटीजर आ रहा है 1, बट दोनों बराबर नहीं है। बट यहाँ पे दोनों क्या आ जाते हैं, -1 तो बराबर आते हैं। बराबर किस केस में आ रहे हैं, मिनिमा के केस में। मैक्सिमा के केस में बराबर नहीं आ रहे हैं, बट आ इंटीजर ही रहे, ये श्योर शॉर्ट। तो देखो 8th क्वेश्चन में अगर आप ग्राफिकली क्वेश्चन करते तो क्या करते, सबसे पहले आप 10x का ग्राफ बना देते, फिर cot x का ग्राफ बना लेते और फिर दोनों ग्राफ का मिनिमा ले लेते। ऐसे आ जाता है ये। सही है। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ आ रहा है, 0 पे आ रहा है, π/2 पे आ रहा है और पाई पे आ रहा है। बोलो। सही है। तो इसका मतलब ए और बी ऑप्शन तो सीधे सीधे रॉन्ग हो गए। अच्छा, ये फंक्शन पीरियोडिक आ ही रहा है, क्योंकि हर बार पाई इंटरवल के बाद ये सेम ग्राफ रिपीट करना शुरू करेगा कि नहीं, बोलो। यस। अगली बार यही सेम ग्राफ ऐसे रिपीट कर जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक में। तो इसका मतलब ये ग्राफ पीरियोडिक तो आ ही रहा है और इसका पीरियड कितना आ रहा है, पाई। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ग्राफ का नेचर क्या है। तो अगर हम एफ एक्स फंक्शन को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ये वाला ग्राफ, पहला वाला ग्राफ क्या है, 10x कहाँ तक, π/4 तक।
फिर पाई/4 से पाई तक क्या है, कॉटेक्स है। तो इसका मतलब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10x लिखेंगे जब x 0 से पाई/4 तक था, बोलो। फिर कॉटेक्स लिखेंगे जब x कहाँ से कहाँ तक है, पाई/4 से पाई/2 तक। इसके बाद फिर 10x का ग्राफ आ गया, कहाँ तक भाई, पाई/2 से लेके 3 पाई/4 तक। और फिर कॉटेक्स का ग्राफ आ गया कहाँ तक, 3 पाई/4 से लेके पाई तक। ये तो नेचर हो गया इसका। अब हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई/2 में 10x का, मतलब fx का। तो fx फंक्शन लिख लो। तो 0 से पाई/4 में fx फंक्शन क्या है, 10x। और पाई/4 से लेके पाई/2 तक फंक्शन क्या है, cot x। इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसमें इंटीग्रेशन वाले बस फॉर्मूले ले लो। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod sec x। ln mod sec x इंटीग्रेशन बेटा, डिफरेंशिएशन नहीं। और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod sin x। ये दो इंटीग्रेशन के रिजल्ट होते हैं, जिनको कहीं लिख लीजिएगा। अभी जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इस रिजल्ट का सारा प्रूफ पढ़ लेंगे। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, यहाँ सीधे लिख दो ln sec x और लिमिट रख दो 0 से पाई/2। और यहाँ पे लिख दो ln sin x। सही सही जा रहे हैं ना भाई हम, बोलिए भाई। और Yes. लिमिट रख दो 0 से पाई/2, बोलो। अब तो सीधा सिंप्लीफाई कर देना है। पाई/2 रखोगे, बोलो, sec पाई/2 कितना होता है, नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन में चला जाएगा ना, पाई/2 Yes, sir. पाई/4 है, सॉरी गलत लिख दिया। ओहो, लिमिट गलत लगा दी ना, नहीं गलत लगाई, बताओ। तो पाई/4 रखोगे तो √2, हाँ या ना, बोलो। तो Yes. ये Yes, sir. ln हो जाएगा। और 0 रखोगे तो ln1 हो जाएगा, बोलते जाना भाई। और यहाँ पर रखोगे पाई/2 तो ln1 हो जाएगा, और sec पाई तो √2 हो जाएगा, तो ln1/√2 हो जाएगा विद अ माइनस साइन। तो फाइनल आंसर 2 ln√2 ही आ जाता है। यानी आंसर सी और डी दोनों सही है। क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया कि नहीं कराया, बताओ। सीधे इसको Yes. हमने Yes, फैक्टराइज sir. कर लिया, u-1 u-2 u-3, यू की जगह 1/x रख दिया। तो 1/x1 नहीं होना चाहिए, मतलब x1 नहीं होना चाहिए। 1/x2 नहीं होना चाहिए, मतलब x हाफ नहीं होना चाहिए। 1/x3 नहीं होना चाहिए, मतलब x 1/3 नहीं होना चाहिए। और 1/x के हिसाब से x 0 वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो एक ये पॉइंट आ गया बिकॉज ऑफ ux, और एक ये पॉइंट आ गया बिकॉज ऑफ fu। तो टोटल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितने आ गए, 4 आ गए, बोलो भाई। होना चाहिए कि नहीं, ऑब्वियसली। भाई ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस इन आर होना चाहिए और fx1 इक्वल टू fx2 हो जाना चाहिए। भाई फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और fx1 इक्वल टू fx2 होना चाहिए फॉर ऑल x1 x2। तो ऑल x1 x2 के लिए fx1 fx2 के बराबर कब होगा, बोलो। Constant. fx1 fx2 के बराबर कब होगा, व्हेन fx इज कांस्टेंट, हाँ या ना बताओ। Yes. Yes. अच्छा, अब अगर fx फंक्शन कांस्टेंट होगा तो ये वैल्यू कहाँ जा रही होगी, 0। ये वैल्यू भी कहाँ जा रही होगी, 0, क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन से हट नहीं जाएंगी तब तक हम कांस्टेंट ऐसी चीज़ पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब सर्टेनली p² - 1 0 होना चाहिए, तो p की वैल्यू +-1 होनी चाहिए। q² + 2q - 3 भी 0 होना चाहिए, यानी q की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, बताओ मुझे। क्या 3 और -1 की बात हो रही है, बोलो। Yes, sir. Yes. अरे हाँ या ना में जवाब दो। -3 और 1, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, -3 और 1 होना चाहिए, बोलो भाई। दो फैक्टर आएंगे ना, q+3 एंड q-1। अरे हाँ या ना बताओ यार। Yes. Yes, sir. चलिए, तो इस हिसाब से अब जो हमारे पास फंक्शन बचेगा वो बचेगा p + q और साथ में सिग्नम ऑफ, सेक नहीं, सिग्नम ऑफ x²। अच्छा, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा, सिग्नम ऑफ x² के बारे में अगर आप ध्यान दोगे तो ये 1 होगा जब x ऑल रियल नंबर हो 0 को छोड़ के, और जब x 0 होगा जब x 0 होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है,
तो ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस आ गया ना। अरे बोलो यार। yes, तो इसका मतलब ये और ये फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा कांस्टेंट तो ये आ जाएगा 1, बट जीरो पे जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सर्टेनली जीरो होनी चाहिए, तभी तो ये कांस्टेंट हो पाएगा। इसका मतलब भाई अलग अलग सिचुएशन है भाई, p को आप 1, q को आप 1 ले सकते हो, p को आप -1, q को आप 1 ले सकते हो, p को आप क्या ले सकते हो बताओ 1, तो q को आप 3 ले सकते हो, और p को ले सकते हो -1, तो भी सॉरी q को -3 ले सकते हो। क्या ये कहानी समझ रहे हो बोलो। yes sir, तो यहाँ पे ये फंक्शन जो एफ एक्स बनेगा वो 2 सेक एक्स स्क्वायर बनेगा, सॉरी सिग्नम एक्स स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा, जीरो। देखते जाना फिर बताते जाना, बोलो। यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा, -2 सिग्नम एक्स स्क्वायर, अरे हाँ या ना में जवाब दो। और यहाँ पे yes, फंक्शन क्या बनेगा, -4 सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर, जीरो पे। और फंक्शन ऑल एक्स कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो सिर्फ ऑप्शन क्या बचा आपके पास, ये वाला। तो इसका मतलब p प्लस क्यू की वैल्यू सर्टेनली कितनी आ रही है बताओ, जीरो। zero, समझ गए कि नहीं कहानी पूरी, yes sir, जो। अच्छा एफ एक्स फंक्शन सिर्फ एक ही जगह डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पर, जीरो पे। तो इसका मतलब जीरो प्लस पर वैल्यू और जीरो माइनस पे वैल्यू और जीरो, तीनों वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, बोलो। yes, एफ ऑफ जीरो प्लस एंड एफ ऑफ जीरो माइनस ऑल आर नॉट इक्वल। दो इक्वल हो सकती है लेकिन सारी की सारी इक्वल नहीं होनी चाहिए, यही तो कह रहा है। अच्छा अगर आप एफ एक्स फंक्शन को देखो तो ये इक्वेशन लिखी हुई है, एफ क्यूब एक्स -6f² एक्स प्लस 11f(x) -6 इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू या तो 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी, यानी एफ एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 1 2 3। तो इसका मतलब इन तीनों की तीन ही वैल्यू ले सकते हैं हम, या तो इन तीनों को हम 1 1 1 ले लें, या 2 2 2 ले लें, या 3 3 3 ले लें, तो कंटिन्यूस आ जाएगा। और 1 2 3 में कुछ और भी ले लें तो डिफरेंट फंक्शन बन सकते हैं। तो पहले तो मुझे बताओ टोटल फंक्शंस कितने बना सकते हो, बोलो। बोलो भाई टोटल फंक्शंस कितने बना सकते हो, बोलो। इसको फिल करने के 3 ऑप्शन, इसको फिल करने के 3 ऑप्शन, इसको फिल करने के 3 ऑप्शन, तो टोटल फंक्शंस कितने बन सकते 27, हैं, 27। टोटल कंटिन्यूअस फंक्शन कितने बन सकते हैं, बोलो। कंटिन्यूअस का मतलब तीनों वैल्यू बराबर, यानी अगर एक 1 होगा तो दूसरा भी, अगर एक 2 होगा तो तीन, दूसरा भी, एक 3 होगा तो तीसरा भी 3, यानी टोटल कंटिन्यूअस फंक्शन कितने बन सकते हैं। 3, three, तो यानी टोटल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कितने आ गए, 24, बोलो भाई कितने आ गए, 24। ये सबसे 24, आसान तरीका हुआ इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। मेरी बात समझ गए कि नहीं बताओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जी ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो नहीं है, जी डैश जीरो की वैल्यू जीरो है, और जी डबल डैश जीरो भी जीरो नहीं है, और एफ एक्स फंक्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी एक्स इंटू साइन एक्स। पहला हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो डिस्कस करना है। तो जी एक्स कॉट एक्स को अगर हम लिख दें कॉस एक्स, तो ये माइनस जी ऑफ जीरो बाई साइन एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स को 1 बाई साइन एक्स लिख दिया। अब जैसे एक्स को जीरो टेंड कराओगे तो ये बनेगा जी जीरो माइनस जी जीरो, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी कि नहीं। तो हम डिफ्रेंशिएट करके एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, या और थोड़ा शॉर्ट करो तो यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स कर लो, तो ये लिमिट 1 हो जाएगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा जी डैश एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू जी एक्स अपॉन 1। अब जैसे इसमें आप एक्स को जीरो रख दोगे, सही है, तो ये तो बनेगा जी डैश जीरो, जिसकी वैल्यू हमें जीरो दे ही रखी है, और ये बन जाएगा जी ऑफ जीरो, हाँ है ना। और ये क्या बन जाएगा, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो। तो ये अल्टीमेटली रिजल्ट जीरो दे रहा है कि नहीं, ये बताओ। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भाई, अरे बोलो। तो यानी कि ये लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ रही है,
यहाँ तक ओके हो? अच्छा अब आओ आगे। एफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें? जी एक्स इंटू साइन एक्स। तो जरा एफ डैश एक्स निकालो, क्या आएगा बोलो जल्दी से। जी डैश एक्स इंटू साइन एक्स प्लस जी एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या ये बात समझ रहे हो? जैसे इसमें x को जीरो पुट करोगे तो एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या ये जी ऑफ जीरो आ जाएगी? Yes, sir. यानी सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कैसा हो गया भाई? ट्रू हो गया। अच्छा इसी को अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लें तो एफ डबल डैश एक्स हमें कितना मिलेगा? जी डबल डैश एक्स इंटू साइन एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू कॉस एक्स, देखते जाइएगा, और माइनस जी एक्स इंटू साइन एक्स। अब जरा एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है बताओ? ये जीरो, अच्छा ये जी डैश जीरो, ये भी जी डैश जीरो, जी डैश जीरो कितना दिया हुआ है? जीरो। और ये भी जीरो, तो क्या ये वैल्यू जीरो के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब ये भी तो जीरो ही दिया हुआ है, तो इस जीरो को हम एफ डबल डैश जीरो लिख दें, कोई प्रॉब्लम? तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, एंड स्टेटमेंट टू वन जो है वो स्टेटमेंट टू की वजह से ही तो करेक्ट हुआ है। बोलो भाई। तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर हम सीधे क्या लिख देंगे? ए। किया हमने। Yes. हमने सबसे पहले इस फंक्शन एफ एक्स को एनालाइज किया है। कैसे एनालाइज किया एफ एक्स को, समझ में आया? हमने सबसे पहले जहाँ पे एफ एक्स की पावर में एन आ रहा उस फंक्शन को अलग किया, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर अलग हो गया, एक्स प्लस वन का स्क्वायर अलग हो गया। अब चूंकि इस फंक्शन की पावर एन है तो इसी में हमने कंडीशन लगाई, एक बार इसको वन से ग्रेटर लिया, जब वन से ग्रेटर लिया तो इसी से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो ऊपर से टू बचेगा, नीचे यहाँ एक्स प्लस वन बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वन के बराबर हुई तो यहाँ पे वन लिख दिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू बचेगा और ये एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा। अच्छा जब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वन से छोटा होगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बनेगा। अच्छा जब ये वन से छोटा होगा तो एक्स की वैल्यू माइनस टू से जीरो के बीच में होगी। पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक्स की वैल्यू माइनस टू से जीरो के बीच में है। जब ये माइनस टू से जीरो के बीच में है तो एफ एक्स फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसी की हमें रेंज निकालनी है, वो भी जब x माइनस टू से जीरो हो रहा है। तो इसी फंक्शन को हमने वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लिया। अब अगर x माइनस टू से जीरो है तो एक्स स्क्वायर जीरो से फोर होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर वन से फाइव होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन बाई फाइव से वन होगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन से माइनस वन बाई फाइव होगा, और माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर जीरो से फोर बाई फाइव आ जाएगा। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर तो ए आ गया। मतलब Yes, sir. सिंपल था, हमने पहले तो Yes, लिमिट sir. लिमिट निकाली साइन ऑफ एक्स प्लस थ्री, इसको फैक्टराइज कर लिया तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री। अब साइन ऑफ एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स टेंडिंग टू माइनस थ्री पर वन हो ही जाएंगे। ये बचा जी एक्स और ये बचा एक्स प्लस वन, जैसे इसमें माइनस थ्री रखोगे तो जी ऑफ माइनस थ्री अपॉन माइनस टू हमें चाहिए, यानी अब हमें जी ऑफ माइनस थ्री निकालना है। जी एक्स फंक्शन ये लिखा हुआ है टेन ऑफ हाफ साइन इनवर्स टू एफ एक्स बाई वन प्लस स्क्वायर, तो जी ऑफ माइनस थ्री निकालेंगे तो साइन ऑफ टू एफ ऑफ माइनस थ्री वन प्लस एफ स्क्वायर एक्स आएगा। अच्छा जब एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू वन से बड़ी होगी तो एक्स माइनस इन्फाइनाइट से माइनस टू जीरो से इन्फाइनाइट होगा। इसका मतलब जब माइनस थ्री की बात हो रही होगी तो इसका मतलब यही फंक्शन हमें यूज करना है। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। माइनस इन्फाइनाइट से माइनस टू यूनियन Yes. जीरो से इन्फाइनाइट की बात करेंगे तो माइनस थ्री पर यही फंक्शन आएगा एफ एक्स का। तो जैसे इसमें एक्स की वैल्यू माइनस थ्री रखोगे तो ये माइनस वन आ जाएगा, यानी यहाँ पे एफ ऑफ माइनस थ्री की जगह हमें क्या रख देना है? ये माइनस वन। तो यहाँ से जी ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन। यही माइनस वन उठा के यहाँ रख दीजिएगा, आंसर हाफ आ जाएगा। बोलिए कोई कंफ्यूजन बन रहा हो तो बस सिंपल तरीका था। हमने क्या किया, इस प्रोडक्ट वाले साइन में k प्लस वन सी टू को सिंप्लीफाई कर लिया, तो इसको हमने लिख दिया k प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल। इसी को एलसीएम ले लिया तो k स्क्वायर प्लस के माइनस टू बाई के प्लस वन आ गया। इसको फैक्टराइज किया तो k प्लस टू इंटू के माइनस वन आ गया, एक k प्लस वन यहाँ ले लिया और k यहाँ ले लिया, तो अल्टीमेटली ये k प्लस टू के प्लस वन के माइनस वन के बचा। क्योंकि इसमें लिमिट एन टेंडेड टू इन्फाइनाइट तक ले जानी है तो प्रोडक्ट टू से लेके कहाँ तक ले जाएंगे? इन्फाइनाइट तक, यानी आगे के सारे टर्म्स लिखते जाएंगे। अब जैसे के की वैल्यू टू रखेंगे तो ये चार टर्म आएंगे, फोर थ्री वन टू, और के की वैल्यू थ्री रखोगे तो आएगा फाइव फोर टू थ्री, फिर के की वैल्यू थ्री रखोगे तो आएगा सिक्स फाइव थ्री फोर।
फिर k की वैल्यू ऐसे ही 4 रखोगे तो 7 6 4 5, ऐसे ही k की वैल्यू 5 रखोगे तो 8 7 5 6। अब सारे टर्म्स लगभग क्या हो रहे हैं, कैंसिल होते दिख रहे हैं आपको, है कि नहीं भाई। यहाँ से 3 फिर 4 फिर 5 और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाए तो अल्टीमेटली 1/3 बच जाएगा, इसी को a/b लिख देंगे, वहाँ से b माइनस a की वैल्यू निकालेंगे 2 आई। अच्छा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में दो रूट कॉमन है और जो थर्ड रूट है वो अल्फा और बीटा है, तो पहले तो अल्फा और बीटा ही निकाल लो यहाँ से। तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके रूट ले लो x1 x2 और अल्फा, और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर, इसके रूट ले लो x1 x2 और बीटा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस अल्फा कितना आ जाएगा -2, और यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस बीटा कितना आ जाएगा -1। यहाँ से x1 x2 प्लस अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 कितना आएगा -p, नहीं सिर्फ p, और यहाँ से x1 x2 प्लस बीटा x1 प्लस बीटा x2 कितना आ जाएगा p, ये दोनों बराबर कर दो। तो यहाँ से अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 इक्वल टू बीटा x1 प्लस बीटा x2 आ जाएगा। यहाँ से अल्फा माइनस बीटा इंटू x1 प्लस x2 जीरो आएगा, अल्फा बीटा के बराबर हो नहीं सकता, तो x1 प्लस x2 सर्टेनली क्या होगा 0। जैसे ये वैल्यू यहाँ और यहाँ रखोगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, और यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अल्फा और बीटा तो आ गए। अब अल्फा और बीटा नीचे वाले फंक्शन में रख दो तो एफ एक्स फंक्शन क्या बन जाएगा बताओ, बोलो। ई टू दी पावर log 3 की पावर x अपॉन log x प्लस 1, ये तब आएगा जब x -1 से 0 के बीच में है, a जब x 0 है, और b ln e की पावर x स्क्वायर, अल्फा बीटा क्या रखना है 2 - 2 माइनस माइनस प्लस 2 रूट x, और होल डिवाइडेड बाई कितना 10 ऑफ रूट एक्स। ये तब होगा जब x 0 से 1 होगा, और 0 पे कंटिन्यूटी है ना, बोलो। yes, तो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है। चलो, तो 0 पे सबसे पहले राइट हैंड लिमिट ले लो, तो 0 के आगे वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला फंक्शन। तो इसका मतलब लिमिट एस टेंडिंग टू 0 क्या आएगा ये बोलो, b ln e की पावर h स्क्वायर प्लस 2 रूट h और डिवाइडेड बाई 10 ऑफ रूट h। तो इसमें तो बाई रूट h करके इसको तो हटा ही लो, हाँ या ना बताओ। yes, और फिर शायद डिफ्रेंशिएट, फिर 0/0 फॉर्म बन रही कि नहीं, देखो जब h को 0 10 कराओगे तो e की पावर 0 1 बन जाएगा, ln 1 0 बन जाएगा, और ये भी 0 बन रहा है, तो डिफ्रेंशिएट करने से हो जाना चाहिए ना। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 b ऐसे ही रहने दो, ये आ जाएगा e की पावर h स्क्वायर प्लस 2 रूट h, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 2h e की पावर h स्क्वायर प्लस 1/√h, और ये भी शायद 1/√h ही आएगा डेरिवेटिव में, 2√h, बोलो। अच्छा, अब यहाँ से √h कॉमन करके हटा सकते हो कि नहीं ये बताओ, वो तो हट ही गया, तो ऊपर से 1 बचेगा, हाँ या ना। yes sir, और नीचे से भी 1 बचेगा और एक 2 है, तो ये लिमिट क्या 2 भी आ जाएगी, देखो जरा ध्यान से। √h कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया है, तो ये 0 चला जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से एक 2 और ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 भी आ जाएगी लिमिट, है कि नहीं। yes, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट तो 2 भी आ गई, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और निकाल लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आओ, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, फंक्शन रख दो यही वाला। तो ई टू दी पावर में ये ln ही ले लो इसको, 3 की पावर x अपॉन ln 1 प्लस एक्स, और x टेंड्स टू 0 की बात कर लो, तो सीधा लिमिट ई में ही लगा दो। तो ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln 3 की पावर x अपॉन ln 1 प्लस एक्स, जैसे x को 0 10 कराओगे तो 3 की पावर 0 1 ln 1 0, 0/0 फॉर्म बन रही है, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन 3 की पावर x
अरे हाँ है ना, जवाब दो। और 3 की पावर x का डेरिवेटिव क्या लोगे? 3 की पावर x इंटू एल एन थ्री। एल एन वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x आएगा। जैसे ही x को 0 टेंड कराओगे तो क्या ये एल एन थ्री बचेगा? तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब कंटिन्यूटी होने के लिए लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन बराबर होने चाहिए, यानी a 3 होना चाहिए और b की वैल्यू 3/2 होनी चाहिए। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b पूछा गया आपसे, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3/2 कर दो। आंसर क्या आ रहा है भाई? बोलिए आंसर क्या आ रहा है? नहीं, a की वैल्यू 3 आ रही है क्या? आंसर क्या दिया है बोलो? 12 दिया है क्या?